जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका क्लास 12 फिजिक्स की एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो में। तो आज हम लोग टोटल 10 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और ये 10 के 10 क्वेश्चन जो आज आप लोग पढ़ोगे ये ऐसे क्वेश्चन होने वाले हैं कि आप चाहे अवतार से पढ़ो, चाहे विद्या क्वेश्चन बैंक से पढ़ो या अदर किसी आप लोग क्वेश्चन बैंक से पढ़ो, तो ये आपको उस सारी बुकों में ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग टॉपिक दे रखे हैं। तो हम आपको शॉर्ट में इसको समझाने की कोशिश करेंगे ताकि हो सकता है कि इसी में से आप लोग को कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाए। तो एक बार इस पूरी वीडियो को ध्यान से ज़रूर देख लेना। तो देखो, पहला हमारा क्वेश्चन जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि प्रकाशिक पथ क्या होता है। प्रकाशिक पथ क्या होता है, जैसे कि हमको नाम से ही पता चल रहा है, प्रकाशिक पथ यानी प्रकाश का पथ है ना, लाइट का वे यानी रास्ता। तो यदि कोई प्रकाश किरण ऐसे माध्यम में d दूरी तय करे जिसका निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या हो, n हो, तब गुणन जो होगा वो nd हो जाएगा। ठीक, nd प्रकाश किरण द्वारा तय किया गया प्रकाशिक पथ कहलाता है। सिंपल सा डिफिनेशन है इसकी कि यदि कोई प्रकाश किरण किसी ऐसे माध्यम में प्रवेश करे जिसकी दूरी क्या हो, d हो, और उसका निर्वात में जो जिस माध्यम में प्रवेश करेगी उसका अपवर्तनांक भी कुछ ना कुछ होगा, तो हम मान लेते हैं n होगा। तो भाई n और d का मल्टीप्लाई करा दो, वही होता है बच्चों हमारा प्रकाशीय पथ। तो इसकी डिफिनेशन बहुत ही सिंपल शब्द में हमने लिखने की कोशिश करी है। आई होप आप लोग को ये समझ में आई होगी। चलिए देख लेते हैं अपना हम लोग सेकंड क्वेश्चन। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तरंगाग्र किसे कहते हैं। तरंगाग्र क्या होता है। देखो, किसी एक माध्यम में जिसमें कोई तरंग संचरित हो रही हो, यदि हम कोई ऐसा पृष्ठ खींच दें जिसमें स्थित कण कंपन की समान कला में हो। तो पहले यहाँ तक समझ लो। देखो, मान लो हमारे ये जो तरंगाग्र होते हैं क्या होते हैं, जैसे ये आपका एक सर्किल दिया हुआ है, ठीक, यहाँ पर इसमें से कुछ इस तरह से ऐसे निकल रहे हैं, ठीक, रेसे टाइप के। ठीक, तो ये तो हो गया मेरा एक सिंगल तरंगाग्र। लेकिन हमें क्या करना है, एक ही दिशा में इसको आगे बढ़ाना है। मान लो हम लोगों ने इसको पकड़ लिया, यहाँ पर फिर एक गोला हमने कर दिया इस तरह से, ठीक, इस तरंग पर, और यहाँ से फिर ऐसे करके रेसे निकलेंगे, है ना। फिर हमने इसको पकड़ लिया इस तरह से यहाँ पर, यहाँ से फिर ऐसे करके निकालते चले जाएंगे। फिर आप पकड़ लो, फिर निकालते चले जाओ, है ना, ऐसे फिर पकड़ लो, फिर निकाल दो। तो ये क्या है, एक ही दिशा में देखो हम ये पूरा प्रोसेस कर रहे हैं इस दिशा में, है ना। इसके अलावा तो कर नहीं रहे कि ऊपर जाएँ या नीचे जाएँ। तो ये समान कला में होगा। ध्यान से सुनो डिफिनेशन क्या कह रही है पीछे, कि किसी एक माध्यम में जिसमें कोई तरंग संचरित हो रही हो, यदि हम कोई ऐसा पृष्ठ खींचें जिसमें स्थित सभी कण कंपन की समान कला में हों, तो ऐसे पृष्ठ को हम लोग तरंगाग्र कहते हैं, है ना बच्चों। तो इस पूरे पृष्ठ को हम लोग यहाँ पर तरंगाग्र बोलेंगे। समांग माध्यम में किसी तरंग का तरंगाग्र सदैव तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता है। अगर समांग माध्यम होगा तो उसमें तरंगाग्र जो होगा वो दिशा के लंबवत होगा, है ना। अगर इतना नहीं समझ में आया तो आप लोग यहीं तक रखो, तरंगाग्र किसे कहते हैं तक, और ये डिफिनेशन आप पूरी एग्जाम में लिख दीजिएगा। तो इस तरह से हमारे दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिनिश हुए। चलिए देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। उसका क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, देहली आवृत्ति से आप क्या समझते हैं। तो भाई ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन हम आप लोग को बता रहे हैं, जो कि एग्जाम में लगभग आप समझ लो हर साल ये पूछे ही पूछे जाते हैं, है ना। तो इसको मिस करने की गलती मत करना कि इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको स्किप कर दें, ये गलती मत करिएगा। एक बार पढ़ जरूर लेना एटलीस्ट, ताकि आप लोग को ये ध्यान रहे एग्जाम के टाइम। तो देहली आवृत्ति क्या होती है, देखो, आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति। आपतित क्या होता है, जो जैसे आपका कोई क्या है, ये माध्यम है आपका, इस पर कोई प्रकाश आ रहा है, ये इसको बोलेंगे हम लोग आपतित, आने वाले प्रकाश को, ठीक है। तो आने वाले प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति, यानी ये जो प्रकाश आ रहा है इसकी कुछ फ्रिक्वेंसी भी होगी, कुछ आवृत्ति भी होगी, जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके। मान लेते हैं ये जो हमारी रखी हुई है कोई मेटल है, और ऊपर से आप सूर्य की ऊर्जा, यहाँ प्रकाश आ रहा है तो हीट फॉर्म में होगा, और जैसे कुछ ज़्यादा यहाँ पर मान लो हीट अगर होने लगा तो यहाँ से कुछ कण निकलने लगेंगे। जैसे आपके सामने आप धूप में बैठो और सूक्ष्मदर्शी आपके पास हो, सूक्ष्मदर्शी और नीचे नीचे आप कागज़ रखो, तो देखो सारी लाइट एक जगह इकट्ठा हो रही है और कागज़ क्या होगा, जलने लगेगा। तो वही फ्रिक्वेंसी यहाँ पर पूछ रहा है कि ऐसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जन कर सके। ठीक, तो वहाँ पर हमने कागज़ रखा सूक्ष्मदर्शी से, आप कोई और मेटल रख लेना। तो ऐसी कोई व्यवस्था अगर हो जाए तो उस न्यूनतम आवृत्ति को ही हम लोग देहली आवृत्ति बोलेंगे। जैसे कि डिफिनेशन है, आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति है जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके। इसे म्यू नॉट, है ना, म्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें कम आवृत्ति के प्रकाश से धातु से कोई प्रकाश इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है, यानी जो आवृत्ति होनी चाहिए वो प्रकाश की हाई होनी चाहिए। अगर लो रहेगी तो उससे कोई भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं कर पाएगा। तो ये तो हो गया हमारा देहली आवृत्ति। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट है हमारा, कला संबद्ध स्रोतों से आप क्या समझते हैं। कला संबद्ध स्रोत क्या होते हैं, ऐसे दो स्रोतों को जिनके बीच कालांतर सदैव नियत रहता है, नियत रहता है यानी कि कांस्टेंट रहता है, ठीक, उन्हें हम लोग कला संबद्ध स्रोत कहते हैं।
दो कला संबंध स्रोतों से हम स्थायी व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे स्रोत किसी युक्ति द्वारा एक ही स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं। तो डेफिनेशन की स्टार्टिंग की लाइन याद रखना कि ऐसे दो स्रोत जिनके बीच कलांतर सदैव नियत रहता है कला संबंध स्रोत कहलाते हैं। तो अगर आपने यहाँ तक भी एग्जाम में लिख दिया तब भी आपको एग्जामिनर पूरे नंबर देगा, एक भी नंबर वो नहीं काटेगा। क्लियर हुआ कला संबंध स्रोत क्या होते हैं, और इसी से ही हमको स्थायी व्यतिकरण प्राप्त होता है। इस चीज़ को भी ध्यान रखना, क्योंकि ऑप्शनल में कभी कभी एक नंबर में पूछ लेता है कि उस युक्ति का नाम बताइए जिसके कारण हमें स्थायी व्यतिकरण प्राप्त होता है। तो वहाँ पर आप लोग कला संबंध स्रोत पर टिक करिएगा। तो चलिए इस तरह से हमारे ये भी क्वेश्चन खत्म हुआ। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखोगे, ये एक न्यूमेरिकल रहने वाला है प्रिज्म के पदार्थ का। ठीक है, तो 63 डिग्री कोण वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए विचलन कोण 29 डिग्री है, तो आपतन कोण ज्ञात करो। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल करने का नियम होता है बच्चों कि जो हमको दिया हुआ है उसको हम लिख लें। तो 63 डिग्री कोण वाले प्रिज्म का, यानी प्रिज्म कोण हमको दिया हुआ है, यानी कि ए दिया हुआ है हमको 63 डिग्री। नेक्स्ट विचलन कोण हमको दिया हुआ है 29 डिग्री। तो विचलन कोण को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एम से, इसको डेल्टा बोलते हैं। डेल्टा एम से तो हमें ये 29 डिग्री दिया हुआ है। क्या पूछ रहा है, आपतन कोण ज्ञात करो। तो आपतन कोण का बच्चों फॉर्मूला होता है आपतन कोण इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आई आपका इधर रहेगा ही रहेगा, जैसे ये है तो इधर आई लिख देना, इज इक्वल टू लगाओगे ए प्लस डेल्टा एम को ऐड कर दो, यानी इसको और इसको ऐड कर दोगे, जितना आएगा उसको आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपका फाइनल आंसर आपके सामने आ जाएगा। और इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना है। ये 2 नंबर का न्यूमेरिकल ये पूछा गया था 2024 में, तो इसको आप जरूर से एक बार ट्राई करिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पतले प्रिज्म से उत्पन्न विचलन कोण 10 डिग्री है, तो प्रिज्म कोण ज्ञात कीजिए। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। ध्यान से सुनो, यहाँ पर अल्पतम विचलन कोण हमको दिया हुआ है, यानी कि डेल्टा एम दिया हुआ है 10 डिग्री। प्रिज्म कोण ज्ञात करना है, यानी कि हमको ए यहाँ पर क्या करना है, फाइंड करना है। तो ए इज इक्वल टू लिख लो आप लोग क्वेश्चन मार्क। ठीक, ए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक यानी कि एन ज्ञात करना है। फॉर्मूला मेरे सामने लिखा हुआ है डेल्टा एम इज इक्वल टू n-1 ए। तो यहाँ से आप क्या करना, ए को इधर ही रोक लो क्योंकि ए हमें फाइंड करना है। इसको इस पूरे को ले आओ इसके नीचे, तो फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा एम अपॉन n-1 इज इक्वल टू ए। तो बस सबकी वैल्यू रख दो, डेल्टा एम की जगह आप 10 रख दो, एन की जगह 1.5 रख दो, इसकी जगह 1 है ही। पूरा आप कैलकुलेशन करोगे आपके सामने आंसर आ जाएगा। और नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करा देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। तो नेक्स्ट है, परावैंगनी किरणों के किन्हीं 2 उपयोगों को लिखिए। परावैंगनी किरणें यानी कि अल्ट्रा वायलेट रे, तो क्या होती हैं ये। पहला आपका हो जाएगा यहाँ खाने की वस्तुओं के संरक्षण में, यानी कि खाने की वस्तुओं को हम सुरक्षित रखने के लिए, संरक्षित रखने के लिए परावैंगनी यानी यूवी किरणों का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा अदृश्य लिखाई, जैसे कि आपको याद होगा बचपन में एक नकल वाला पेन आता था, हाथ पे कुछ लिख लो उसके बाद ऊपर से उस पर आप लाइट डालोगे तो आपको दिखाई देगा, तो वो यूवी रेस की वजह से हमें दिखाई देता है। नकली दस्तावेजों की पहचान में, जैसे 500 का नोट आप लोग देखते होगे, हवा में ले जाते हो जैसे हाथ में आता है नोट, और देखते हो कि जो उसमें प्लेटें होती हैं वो नीली से अगर बैंगनी हो जाती हैं तो आप लोग कहते हो कि हाँ ये नोट ओरिजिनल है। तो वो नीली से बैंगनी किसके कारण होता है, यूवी रेस के कारण। क्लियर है। नेक्स्ट है उंगली के निशानों का पता लगाने में, यानी कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं, है ना। आप लोग गए होगे राशन लेने तो अंगूठा लगाते होगे, या फिर कहीं पैसे निकालने गए आधार से तो अंगूठा लगाते होगे। तो अंगूठे की जो हम लोग की जो नाप होती है वो मशीन यूवी रेस की सहायता से ही लेती है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट है उसके बाद, विस्थापन धारा क्या है, सूत्र लिखिए। विस्थापन धारा यानी कि डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या होती है डिस्प्लेसमेंट करंट, किसी परिपथ में समय के साथ परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न धारा को विस्थापन धारा कहते हैं। तो देखो किसी परिपथ में अगर आपने कोई सर्किट बनाया हुआ है और उसमें समय के साथ साथ आपकी इलेक्ट्रिक करंट भी आपकी चेंज हो रही है, तो बच्चों वो होती है विस्थापन धारा यानी कि डिस्प्लेसमेंट करंट। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग आई से। ठीक, यानी कि डी फॉर डिस्प्लेसमेंट और आई फॉर आपका करंट हो जाएगा। क्लियर है। तो इसका फॉर्मूला भी लिख लो, आई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। तो ये जो न्यूमेरिकल इसका होता है, ये आप लोग का जो आप लोगों ने फॉर्मूला देख रहे हो ये न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो इसको याद जरूर रखना, क्योंकि 2023 और 2024 में लगातार 2 साल इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। तो इसको आप लोग एक बार ज़रूर से देख लीजिएगा। और इसी क्वेश्चन के साथ आज की इस प्यारी सी वीडियो को हम लोग एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।